कम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में बात करते हैं और बात हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm fine, बहुत thank you. शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और मुझे लगता है ईद मुबारक कह देना चाहिए, गुज़िश्ता ईद मुबारक। थैंक यू जी। और मैं देख रही हूँ कि आप प्रोग्राम्स में काफ़ी ईद वगैरह दे रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम पे आप बगैर ईद के आए हैं। चलिए नेक्स्ट ईद आने वाली है। एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम्स में, वो भी हम देख रहे हैं। कैसा रहा आपका टाइम, कैसा गुजरा, ईद के डेज कैसे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। ईद होती खुशी का मौका है, खुशी का दिन होता है, तो खुश होता है इंसान, और हमें भी खुशियाँ बिखेरनी चाहिए, अपने अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। तो यस, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छे दिन थे। अच्छा ही गुजरना चाहिए, क्योंकि जो टाइम गुजर जाए हमें लगता है कि वही अच्छा था, तो वैसे भी प्रेजेंट में जीना चाहिए। बिल्कुल, प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखें, जो त्यौहार होते हैं ये तो होते ही इंजॉय करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें या बिल्कुल फीस्ट है, तो अपने आप को ट्रीट देना चाहिए। वैसे बाय द वे खुश रहने में, अपने आप को ट्रीट देने में कोई बुराई नहीं है। हर इंसान को अपने आप को खुश रखना चाहिए, लोगों के लिए वो खुशी का बायस बनना चाहिए, ख़ुद भी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, और लोगों के लिए भी बायस रहमत बनना चाहिए, ना कि ज़हमत। और मैं तो ये समझता हूँ कि अपना अपना हिस्सा हर शख्स को इस दुनिया में अदा करना है। वो ईद एक अच्छा मौका मिल जाता है हमें ईद पे कि चलें खुशियाँ बखेरें, मिले जुले लोगों से जिनसे हम काफ़ी देर से नहीं मिले। तो दैट वाज वेरी नाइस। नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी वैसे भी प्लेजेंट और उस तरह से है कि खुशियाँ ही बखेरी जाती हैं। और चलें अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात करते हैं ऑटिज्म के हवाले से। आप मुझे बताएंगे ऑटिज्म बेसिकली क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखें, ऑटिज़म एक ज़हनी व नफ्सियाती मसला है जो कि आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है। इसको आमतौर पे हम बच्चों का मसला या बीमारी कहते हैं। अब ऑटिज़म एक न्यूरो फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चे का जो दिमाग है उसकी साख तो ठीक होती है, लेकिन वो जो फंक्शन है दिमाग के, वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता। मसलन अगर कोई बच्चा, जिस उम्र में आम बच्चे लैंग्वेज बोल लेते हैं, यानी कि बोलना वगैरह सीख लेते हैं, जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा वो बच्चा जुबान नहीं सीख सकेगा, बोल नहीं सकेगा। ऑटिज्म जिसको होगा। उसके बाद दूसरा इसमें होता है कि ऐसे बच्चों की विजिबली पता चलता है कि इनकी मेंटल ग्रोथ थोड़ी सी कम है, स्लो है, वो दूसरे लोगों के साथ मिल के जैसे कि कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे। अच्छा, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे बोलना सीख लेते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, पेरेंट्स को अपनी बात समझाना, पिक करते हैं चीज़ों को, वो आमतौर पे जो बच्चे सीख लेते हैं, तो ये बच्चे उनमें भी लैक करते हैं, यानी कि ये इंटरेक्शन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन का बेसिकली इनमें फ्लॉ होता है। उसके बाद फिर कुछ ऑटिज्म के मुख्तलिफ अकसाम हैं, यानी कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं और मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं। कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, अपनी बात पे पक्के हो जाएंगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, तो ये भी ऑटिज्म की कुछ एग्जांपल है। फिर कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, ऑटिज्म की ही ये अलामत है। फिर कुछ बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, उनको बुलाएं तो वो बात नहीं सुनते। आमतौर पे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता है वो उनको आवाज़ दे के उनका नाम लेके बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं उनको जवाब देते। कान वगैरह ठीक होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन का मसला है, अपनी दुनिया में इतने वो मगन रहते हैं कि उनको इर्द गिर्द का पता नहीं चलता। इस वजह से दूसरे बच्चों के साथ सही तरह से वो खेल भी नहीं पाते। तो ये ऑटिज्म की मुख्तलिफ अकसाम हैं। इन अकसाम में से किसी किस्म में कुछ एक दो सिम्टम्स है जो हमने बताई, और किसी दूसरी किस्म में कुछ दूसरी किस्म की अकसाम पाई जाती हैं। और आजकल ये जो ऑटिज्म है बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों कॉमन होता जा रहा है? इसके मुख्तलिफ रीजंस है ऑटिज्म के। एक तो ये जेनेटिक फैक्टर है, आमतौर पे पेरेंट्स अपना ख्याल नहीं रखते, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो जेनेटिक फैक्टर यानी कि प्री नेटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कजन मैरिजेस या इस तरह। जी बिल्कुल, कजन मैरिजेस और उसके अलावा और भी कुछ कंपेटिबिलिटी के इशू वगैरह, इससे बहरहाल ऑटिज्म होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर कजन मैरिज में जो है वो ऑटिज्म होगा, लेकिन बहरहाल इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी जो ज्यादा वजह है, ये प्री नेटल फैक्टर, यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले, जब आमतौर पर कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसके दौरान अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उससे बच्चे को ऑटिज्म होता है, क्योंकि ये पैदाइशी होता है। अब उसमें ये होता है कि आमतौर पे अगर कोई बच्चे में कोई, आपको पता है आजकल सारे ज्यादा सी सेक्शन से हो रहे हैं, गलत बात है, बहरहाल इस पे फिर किस दिन बात कर सकेंगे, और इस पे वाकई में बात करनी चाहिए एग्जैक्टली कि ये क्या एथिक्स, बहरहाल मैं समझता हूँ कि इतना एथिकल प्रैक्टिस ये नहीं है। बहरहाल तो अगर हम कोई ऑक्सीजन वगैरह की कोई कमी ज्यादती हो जाए, उसके अलावा कुछ और इस तरह के पर बर्थ के दौरान
दौरान और बर्थ से पहले बच्चे को अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन मदर को हो जाए तो उससे फिर ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसमें मदर को अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए, सबसे पहले एक बात तो है कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आमतौर पे हमें दिखने में तो लगता है कि क्या थोड़ी टेंशन ही है, हर एक को होती है, नजर नहीं आता ना, बीमारी नहीं है, तो इसलिए हम बिल्कुल। इसको for granted स्ट्रेस जो लेते है ये साइलेंट किलर है। आमतौर पे जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन ली तो दिमाग से कुछ केमिकल बॉडी में गए। अब ऑब्वियसली वो कुछ करेंगे जाके बॉडी में, कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई आप जैसे इंजेक्शन लेते हैं बाहर से या कुछ भी ऐसा केमिकल, तो बॉडी में जाके कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इसी तरह से अगर डोपामीन है या कॉर्टिसोल, खास तौर पे हार्मोन अगर ज्यादा स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं तो वो आपको बायोलॉजिकली प्रॉब्लम करता है। इससे एक तो ज्यादा जो जिस्मानी बीमारियां आजकल इतनी, डायबिटीज के मसले हैं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, दिल के मसले हैं, तो ये सारे के सारे स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होते हैं। और भी फैक्टर हैं लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। अब जो आपने पूछा था कि मदर क्या करे, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन ऑटिज्म के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा प्री नेटल के अलावा भी आप देखेंगे कि जो घरों में आजकल इतने इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां झगड़े, बात नहीं बर्दाश्त करनी, एक माहौल है ना, वो एक खींचातानी का माहौल है। अब उसमें यह है कि आपके सारी चीजें आपकी ठीक हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी दी है, आपको पैसे भी हैं, करियर भी है, सारी चीजें जो आमतौर पे लोगों की, बहुत सारे लोगों की ठीक हैं, लेकिन फिर भी घर में स्ट्रेस है, सुकून नहीं है, टेंशन नहीं है। अब लोग इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि टेंशन है अभी तो क्या करना, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा बाकी चीजें ठीक है, तो मैं क्यों टेंशन होती है तो हो। नहीं, ये टेंशन से बचना, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो आपकी सारी लाइफ में सारी अचीवमेंट्स का, जो भी आपने कमाया, तरक्की की, उन चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर ये चीजें बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि हमने ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, तो एक तो प्रीनेटल फैक्टर की वजह से ऑटिज्म हो गया। उसके बाद अगर किसी बच्चे में कुछ ऑटिस्टिक टेंडेंसीज हैं, यानी कि पैदाइश के बाद, अब अगर पेरेंट्स कितने मंथ में शो होना स्टार्ट होती हैं? आमतौर पे ऑटिज्म के डिपेंड करता है, 2-3 किस्में ना ऑटिज्म की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो सीवियर ऑटिज्म है वो तो आपको पहले महीने में ही पता चल जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बच्चे की जो आदत से क्लियर हो जाता है। लेकिन आमतौर पे माइल्ड ऑटिज्म जो है उसको तो डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल पेरेंट्स के लिए हो जाता है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स को 3, 4, 5 साल में भी बाज़ औक़ात शो होती हैं। और वो सिम्टम जो नमूदार होती है माइल्ड ऑटिज्म की, वो इतनी थोड़ी थोड़ी होती हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा ही होता है, बच्चे जिद करते ही होते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में मगन ही होते हैं। एग्जैक्टली, स्लो लर्नर होते हैं। तो इसमें क्या है, वो फिर आमतौर पर कोई मिसकंसेप्शन पाई जाती है, जी इसका चचा भी ऐसा था, इसकी चची भी ऐसी थी, एग्जैक्टली, ये मालिश नहीं की थी सही तरह से, एग्जैक्टली। तो अब उसमें कुछ तो फैक्टर्स तो बहरहाल होते हैं कि कुछ लोग हैं वो देर से ज़रा चलना शुरू करते हैं लेकिन फिर ठीक चल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में इसको हम कहते हैं कि ये डिसेबिलिटीज है, डेवलपमेंटल डिलेज हैं खास तौर पे। अब ये ऑटिज्म की सिम्टम्स हैं, कुछ पेरेंट्स तो निगेट करते जाते हैं, और जब तक बच्चा 7-8 साल का नहीं हो जाता, स्टडी में नहीं चल पाता, स्कूल से कंप्लेन नहीं आती, तब वो रियलाइज करते हैं कि अब इसको कुछ इशू है। और बाय द वे फिर कुछ यहाँ पे एक बहुत, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है कि अपनी मिसकंसेप्शन में बच्चे की पिटाई विटाई भी कर देते हैं कि शायद ये बच्चा जानबूझ के कर रहा है, ये जी कुंज ज़हन है, जानबूझ के पढ़ नहीं रहा। स्कूल्स में बहुत ज्यादा ये सब एग्जैक्टली। और फिर बच्चे, पेरेंट्स भी पिटाई करते हैं कि ये शायद बच्चा बिगड़ा हुआ है। नो डाउट कुछ बच्चे बिगड़े हुए भी होते हैं, लेकिन जब किसी बच्चे को ऑटिज्म है, हम उसको पेरेंट्स नॉर्मली समझा नहीं सकते। आप उसकी जितनी मर्जी पिटाई कर लें, जितना मर्जी समझा लें, एक बच्चे के ब्रेन में वो चीज़ बनी ही नहीं हुई, तो ऑब्वियसली वो आपकी कैसे इंस्ट्रक्शंस को लेगा, कैसे लैंग्वेज बोलेगा, कैसे फोकस करेगा पढ़ाई पे, कैसे वो फोकस करेगा, और चिड़चिड़ापन उसमें ऑब्वियसली होगा। तो ये जब पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, या करना चाहिए पेरेंट्स को, वो कब रियलाइज करेंगे, जब पेरेंट्स जरा अपने घर के झगड़ों से बाहर आएंगे, बच्चों की तरफ फोकस करेंगे, उनको जरा देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इशू है तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आमतौर पे मैं आपको अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताता हूं कि कुछ पेरेंट्स आते हैं माइल्ड ऑटिज्म के साथ ही, जब माइल्ड ऑटिज्म को हम ठीक कर सकते हैं, ये रिकवर हो जाता है। सीवियर ऑटिज्म में ज़्यादा थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, उसको हमने मैनेज करना होता है। माइल्ड ऑटिज्म जो है, और बाय द वे ज्यादातर बच्चों को माइल्ड ही होता है। अगर 100 बच्चों को ऑटिज्म है तो उसमें से कोई मोर देन कोई 70-80% माइल्ड होगा। ये लोग ये स्लो लर्नर होते हैं, अपनी लाइफ जो है दूसरे लोगों की तरह, हमारी तरह एक्टिवली गुजार सकते हैं, या हमारी तरह से
थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं? देखें, जो तो माइल्ड ऑटिज्म है, अगर उसको मैनेज किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, तो वो तो एक अरसा के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो तो ऑटिज्म एक तरह से खत्म हो जाता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल शख्स है। अब इसके अलावा जो सीवियर ऑटिज्म है, उसमें फिर मैनेज करना पड़ता है। उनको कुछ ऐसी स्किल सिखा दी जाती हैं, कुछ इस तरह से उनको इतना एनवायरनमेंट दिया जाता जी, उनको इस कदर बना दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार लें। ऑब्वियसली वो जीनियस तो नहीं उनको बनाया जा सकता, लेकिन बहरहाल उनको इस तरह से कर दिया जाता है तो किया जा सकता है। जी। अच्छा, बाय द वे एक और चीज मुझे जीनियस से मैं बताता चलूं कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जो के साथ जीनियस भी होते हैं। बाकी कम्युनिकेशन में मुश्किल होगा, सोशल इश्यूज होंगे, उनको बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी कोई एक क्वालिटी ऐसी होगी जो जिसमें वो जीनियस होंगे। दुनिया के ज्यादातर लोगों से उनका जो आईक्यू है उस खास चीज में ज्यादा होगा। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है, फर्ज करें उसको मॉडरेट क्या उसको सीवियर ऑटिज्म भी है, तो उसका कितना अच्छा ट्रीटमेंट है कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो बाकी जो क्वालिटीज हैं वो हम उनमें थोड़ी थोड़ी डेवलप कर दें ताकि जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। लेकिन जो एक क्वालिटी है उसमें हम उसको इतना शार्प कर दें या वो पॉलिश कर दें पहले ही शार्प है, तो वो हो सकता है वो इंसान को दुनिया का बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट बन जाए या कुछ और भी बड़े काम कर ले। और बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स थी बचपन में और उनको उनके पेरेंट्स ने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स जो है उनको मैनेज किया और उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए। बाय द वे एक बड़ा हमारे बिजनेसमैन है, उसके अलावा साइंटिस्ट भी हैं, इन्वेंटर भी थे, थॉमस एडिसन। अब उनको दुनिया जानती है, ये जो सारी लाइट वाइट है ये उन्हीं की हमें दी हुई है। तो उनके ये इशू आ रहा था स्कूल से कि उनको माइल्ड ऑटिज्म था, जिसकी वजह से स्कूल से वो ड्रॉप उनको कर दिया। बट थैंक्स टू हर मदर, वो बड़ी इंटेलिजेंट और वाइज खातून थी, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद आप देखें उनको इस तरह से मैनेज किया कि वो जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो इतने बड़े काम कर गया जो आमतौर पर ज़हीन लोगों ने काम नहीं किए। डॉक्टर अली, हम देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि माओं के गिर्द एनवायरनमेंट जो है वो इतना हेल्दी देना चाहिए अगर आप अपनी नस्ल जो है वो सेहतमंद रखना चाहते हैं। बाकी सब चीजें तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है ना, वो जैसा चाहे वो कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से तो हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए ना। हम बाद में ये कहते फिरें कि शायद माहौल नहीं ठीक दिया था, स्ट्रेस ज्यादा दे दिया था, उस टाइम लड़ाई झगड़े हो रहे थे क्योंकि नई नई शादियां होती है, बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं उस तरह से चल रहे होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं आपकी जो भी वाइफ्स वगैरह हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, फिर सारा कसूर कहते हैं कि ये औलाद इनकी है, उसकी वजह से ऐसे हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। ये नहीं देखते कि सबका रोल होता है। जी देखिए, बिल्कुल मिसकंसेप्शन तो बहरहाल है। एक चीज आप याद रखें कि अगर किसी को ऑटिज्म है आपके बच्चे को, तो इसमें मां का कोई कसूर नहीं है। अब जहां तक आपकी बात थी कि ये जो आपने कहा कि इन हेल्दी इन्वायरमेंट, देखें बिल्कुल हेल्दी इन्वायरमेंट तो देना है। अब जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं किसी भी इंसान को, वो तो एक गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इन्वायरमेंट उनको बिगाड़ने में या संवारने में बहुत मदद करता है। अल्लाह ताला ने तो हर एक इंसान को एक इंटेलिजेंस दी है। अब इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि आपने इस जहानत के साथ या जो भी खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपने इसके साथ करना क्या है। आपने को दुनिया में अच्छा काम करना है, सोसाइटी के लिए बाइस रहमत बनना है, या अपनी ये जो सलाहियतें हैं इनको उल्टे कामों में लगा के सोसाइटी के लिए बाइस जहमत बनना है। तो बहरहाल इन्वायरमेंट का एक इफेक्ट तो होता है। अब इंसान की पर्सनैलिटीज कैसे बनती है, क्यों इंसान जो है वो फर्ज करे लड़ता झगड़ता रहता है या चीज़ों को समझता नहीं है, ये सारा माहौल का ही असर होता है। अगर आप माहौल अच्छा देंगे, खास तौर पर माँ को अगर माहौल अच्छा देंगे, एक लड़की को एक आप माहौल अच्छा देंगे, तो आप देखें कि वो सिर्फ ना उनके लिए, आपके घर के लिए, बल्कि एक पूरी जनरेशन के लिए, नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। एक लड़की नस्लों को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे जब किसी कोई लड़की मां के रोल में होती है, तो आप देखिए कि इससे आपकी नस्ल आगे चल रही है ना। आपके बच्चे ने परवान चढ़ना है, पहले प्री नेटल फेज में अंदर उसकी ग्रोथ होती है पेट के अंदर, फिर उसके बाद जब डिलीवरी के बाद, तो ये मां की सेहत का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आमतौर पर इस चीज को हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में बता दी ना, स्ट्रेस से दूर रखा जाए, एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली उस चीज से दूर रहेगी, बाकी सब जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में छोड़ दिया जाए। लेकिन आप तो अपनी कोशिश पूरी करें। देखें, अगर कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली अपने बच्चों के साथ कुछ भी बेहतर करना चाहती है, बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी स्टडी, उनका अच्छा किरदार, तो आपको बच्चों की मां पे फोकस करना पड़ेगा। उनको स्ट्रेस से दूर रखें, उनके साथ आप अच्छा सलूक करें। देखिए, हम ये ना आमतौर पे मिसकंसेप्शन है कि
दूसरे कमरे में जाके लड़ लेते हैं, बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे जी। बच्चे हेल्दी वाइफ हेल्दी लाइफ, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये तो है। हाँ। अब जब हम कहते हैं ना कि दूसरे कमरे में लड़ लेते हैं, बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे, भाई दूसरे कमरे में भी नहीं लड़ना। बच्चे ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर हैं। बच्चे का माइंड जो है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है। हमारे माइंड में तो सोचें होती है ना, अब क्लिनिक जाना है, अब हॉस्पिटल जाना है, आपके माइंड में भी इस तरह की कुछ और सोच होंगी। बच्चे के माइंड में ऐसी सोच नहीं होती। बच्चा ऑब्जर्व करता है। आप जितना मर्जी छुपा लें, वो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, अगर माँ बाप दूसरे कमरे में लड़ झगड़ के आए हैं और फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे को वाइब्स आ जाती हैं और इंपैक्ट पड़ता है, पूरे घर का माहौल जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये बहरहाल थोड़ी सी तो अच्छी बात है कि बच्चों के सामने नहीं आप लड़ते, आप दूसरे कमरे में लड़ लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको दूसरे कमरे में भी लड़ने की जरूरत ना पड़े। अपनी चीजें सॉर्ट आउट करें। और खास तौर पे जिन बच्चों को ऑटिज्म वगैरह होता है, उन बच्चों के लिए तो जाहिर बात है माँ बाप के लिए भी एक आजमाइश होती है। ऑलरेडी घर में इतनी स्ट्रेस होती है, तो इसको स्ट्रेस को, चाहे आपके बच्चे हेल्दी हैं या थोड़े बहुत ऑटिस्टिक हैं, आपने यही करना है कि आप लोग अपने माहौल को, अपने घर को ठीक रखें। देखें, इंसान ना प्रायोरिटीज होती है इंसान की, मुख्तलिफ किस्म की हमारी प्रायोरिटीज हैं, जैसे बिजनेस कर लूं, जॉब कर लूं, स्टडी कर लूं। आमतौर पे हम इंसानों की प्रायोरिटी में घर को ना प्रायोरिटाइज नहीं हम करते। हाँ, कहते तो हैं, वालों को भी हम फॉर ग्रांटेड एग्जैक्टली लेते हैं। कहते तो हैं हम कि सारा कुछ, आमतौर पे फादर कहते हैं वो सारा कुछ तुम लोगों के लिए कर रहा हूं जी, मदर भी कह रही है मैंने जी सब कुछ छोड़ा, फैमिली छोड़ी, सब कुछ तुम लोगों के लिए कर रही हूं। बच्चों को आमतौर पे कहते हैं नो डाउट आप सारा कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन बात यह है कि हमने फैमिली को भी प्रायोरिटाइज करना है कि अगर आप बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं, लेकिन अगर आप उनको घर में माहौल ही नहीं अच्छा दे रहे, आपके घर में एक खींचातानी है, एक डिप्रेशन का माहौल है, फ्रस्ट्रेशन है, तो यकीन करें वो जो आप जितने भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो एक हद तक बेमानी हो जाते हैं। तो अगर आपने ना अपनी फैमिली को, घर को प्रायोरिटाइज करना है, आप घर में हो तो आपको लगे कि ये दुनिया की सारी थकान तो मेरी दूर हो गई है। अच्छा, आप बेचैन रहे घर जाने के लिए। एग्जैक्टली, लेकिन आमतौर पर यहाँ पे होता ये है कि ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, और इसमें हस्बैंड का भी इक्वल रोल है, वाइफ का भी इक्वल रोल है। आपको तो देखें, ये जो रिश्ता है ये दुनिया का देखें वाहिद एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी सारे तो खूनी रिश्ते ना, माँ बाप बहन भाई, ये तो बने बनाए आते हैं, किसी का कोई जोर नहीं है। ये ऐसा रिश्ता है जो कि हम खुद बनाते हैं या फैमिली ने, बहरहाल खुद ही बनाया जाता है ना, फैमिली के हिसाब से भी बने या खुद भी किया हो, अपनी पसंद की भी हो, ये खुद बनाते हैं। दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो आपकी फैमिली को आगे चलाता है, और ये हम खुद बनाते हैं। और इसी से फैमिली का तस्वर है, मियाँ बीवी और बच्चे। इस रिश्ते में आपको बहुत संभल के चलना है और एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना है। बच्चे का ऑटिज्म दूर करना है या बच्चे को ग्रूम करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, तो आपने अपने पार्टनर का ख्याल रखना है। दोनों जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना, आप देखें घर का माहौल कितना अच्छा होगा, घर की सेहत कितनी अच्छी होगी, माशरा कितना अच्छा होगा, और फिर बाय द वे देखें फिर हस्बैंड की तरक्की भी कितनी होगी, और वाइफ के लिए भी काफी सारे गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि अफजल कमाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे ना एक पैगाम भी हम आपके तवज्जुह से देना चाहते हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो ऐसे बच्चे देखते हैं जिनमें कोई सलाहियत थोड़ी सी कम है, हम उनको स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको देखकर हंस रहे होते हैं या इस तरह से मायूब नज़रों से देख रहे होते हैं। उन लोगों को फील हो रहा होता है कि हम में शायद कोई कमी मौजूद है। तो ये वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत इतनी बेहतरीन करें कि अगर ऐसा कोई वो देखे तो उनको ऐसे कोई फील ना करवाएं, उनसे अच्छे से जाकर मिलें। मेरे एक बहन और एक भाई जो हैं वो मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने उनमें कॉन्फिडेंस इतना दिया है ना कि अगर आप उसको 2 बार देखेंगे वो आपसे आकर पूछ लेगी कि कोई मसला है आपको जो आप मुझे देख रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसमें ये कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो उसको चीज़ें फेस करना पड़ी हैं या उन दोनों को जो चीज़ें फेस करना पड़ी हैं या अभी भी करना पड़ती हैं जब बाजार में जाते हैं, बहुत सारे लोग जिसे हम कह सकते हैं बुली करते हैं और उन लोगों को ये फील करवाते हैं कि आप में कोई कमी है, और या उनको देखकर ना दूसरों को बता रहे होते हैं उसको देखो उसको देखो। तो ये आपको लगता है ना, बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए, अगर कुछ ऐसा देखें तो उनको बड़े अच्छे से मिला जाए, उनको इग्नोर किया जाए, इस तरह से बार बार उनको ना उस तरह से शो। लेकिन सबसे पहले बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हर शख्स के चेहरे अपने अपने होते हैं, उसी तरह से हर शख्स की सलाहियतें अपनी अपनी होती है। नो डाउट एक शख्स, एक बच्चा किसी एक चीज़ में अच्छा है, दूसरा बच्चा किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है, तो कंपैरिजन हमेशा गलत होता है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात यह है कि अगर किसी में कोई कमी है, कोई खामी है, कुछ इस तरह का जैसे आपने जिक्र किया, देखें
दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जिसमें कोई कमी, खामी, महरूमी ना हो? आप बच्चों से देख लें, आप अडल्ट तक, बुजुर्गों तक, बड़ों तक चले जाएं, मुकम्मल कोई नहीं होता। ये इंसानी फितरत है और ये इंसान होने का मतलब ही ये है कि आप में इम्परफेक्शन है, कोई कमियां, खामियां, कोताहियां हैं। अब देखिए, जब हम चांद की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं चांद है, साथ इसमें दाग भी है। चांद में दाग होते हैं, लेकिन फिर भी चांद शायरों के लिए फेवरेट है, मेरा भी बड़ा फेवरेट है चांद भाई। तो अब इसी तरह से हर इंसान अपने अंदर एक चांद होता है। अब उसमें कोई कमी, खामी, कोताही तो वो सब में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चांद नहीं है। हमने वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या फिर हमने कुछ पैराए रखी है ना, जिससे हम मापते हैं लोगों को। देखिए, ये इंसान की आमतौर पे फितरत है जो कि इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए कि अगर अपने अंदर या किसी के अंदर कोई एक छोटी सी खामी है तो वो हमें ज्यादा नजर आती है। भाई, आप खामियां क्यों देखते हैं? खामियां तो हर इंसान में है। आपको सामने वाले बंदे की खूबियां देखनी चाहिए। अब अगर कोई शख्स भी कहे जी मैं भी परफेक्ट हो जाऊं, मेरे अंदर ये खामी ना हो, बिल्कुल भी ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। परफेक्ट नहीं आप हो सकते, आप बीमार जरूर हो जाएंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आमतौर पे कहते हैं इसको, वो आप करवा लेंगे। डॉक्टर अली, आपके पास आपके क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बच्चे ऑटिज्म या डिफरेंट स्पेशल एबिलिटीज में होते हैं, उनके बहन भाई ही उनको कभी कभी बुली कर रहे होते हैं या उनको एहसास दिलवा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनसे ना उनके बहन भाई बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर ना उनको साइड पे रखते हैं या कुछ फील करवाते हैं कि आप में कोई कमी है। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अब अगर 3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उसको अगर ऑटिज्म है, तो 6-7 साल के जो उसके बहन भाई हैं वो तो इस चीज़ को नहीं समझते कि उसको ऑटिज्म है, तो ऑब्वियसली बुली वगैरह करते हैं, स्कूल वगैरह में बुली करते हैं और उसके अलावा इस तरह के इश्यूज वगैरह होते हैं। इस चीज पे बच्चों को पेरेंट्स ने गाइड करना है, क्योंकि आमतौर पे 4-5 साल के बच्चे को जिसको ऑटिज्म नहीं है और वो उसका जैसे भाई बहन है वो उसको बुली कर रहा है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आमतौर पे वो बच्चे से कम ही कंपैटिबिलिटी बच्चे की बनती है और हर बच्चे को डॉक्टर के पास ला भी नहीं सकते। तो पेरेंट्स ने बच्चों को समझाना है और इस तरह से समझाना है कि जिस बच्चे को ऑटिज्म है उसकी सेल्फ एस्टीम डैमेज ना हो। इसी तरह से आप स्कूल में देख लें कि जो बच्चे बुली करते हैं, ये हमें पेरेंटल ट्रेनिंग की भी जरूरत है और टीचर्स ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि आप बच्चों को मैनेज कैसे करना है, आप इनको समझाएं। अनफॉर्चुनेटली इशू यहां पे ये है कि देखें, ऑटिज्म में बच्चे के साथ साथ उसकी फैमिली की ट्रेनिंग भी की जाती है कि आपने इस बच्चे को मैनेज कैसे करना। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पे पेरेंटल ट्रेनिंग का कोई रिवाज नहीं है और खासतौर पर कोई टीचर्स ट्रेनिंग का भी कोई इतना खास रिवाज नहीं है। तो हमें इनको ट्रेन करना है, एजुकेट करना है। देखिए, बच्चे छोटे हैं, उनको आप जिस तरह सिखाएंगे, जो सिखाएंगे वो चीजें सीख लेंगे। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी वैल्यू सिखाएंगे, वो बच्चा वो सीख लेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, चाहे बच्चा ऑटिस्टिक है या नॉर्मल है, ये पेरेंट्स पे आती है, टीचर्स पे आती है और उस फैमिली के बड़े बुजुर्गों पे आती है। अब जहां तक ये बात है कि देखें, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसको बिगड़ा रहने देते हैं। होता क्या है कि ये बात आप याद रखें कि बच्चों की जब भी आप तरबियत करें, आप एक मुतवाजन तरबियत करें, ना उनको बहुत ज्यादा ढीला छोड़ें और ना ही बहुत ज्यादा सख्ती करें। अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा, बच्चे बहरहाल बिगड़ जाएंगे। अब बचपन में तो आप उनको कवर कर लेंगे कि मेरे बेटे जैसा है, मेरी बेटी जैसा है ही कोई नहीं, लेकिन इस बच्चे ने जब बाद में जाके बड़ा होना है, वो जब माशरे में जब जाएगा तो माशरे तो नहीं ना डील करेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, वो तो कहेगा भी अगर आपका कंडक्ट ठीक है तो हम आपसे ठीक डील करेंगे, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं। तो ऐसे फिर बच्चे बड़े होके नुकसान उठाते हैं, अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किलात का सबब बनते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पेरेंट्स पे आयद होती है, क्योंकि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आया कि जो अडल्ट हैं उनको अडल्ट एज में मसले आ रहे हैं, उनके ज्यादातर ताने बाने बचपन से जुड़ते हैं। माँ बाप ने बचपन की गलतियों पे पर्दा डाला, उनको ठीक तरह से डिसिप्लिन नहीं किया, जो चीज सिखानी थी उनको नहीं सिखाया। आमतौर पे शादियों में भी होता है कि लड़के के घर वाले लड़के की सपोर्ट करते हैं, चाहे गलत भी हो, लड़की के घर वाले उसकी सपोर्ट करते हैं। अब होता यह कि एक हद तक आप बच्चों से बिल्कुल प्यार करें, आप इनकी सपोर्ट करें, इनसे लाड करें, मैं तो कहता हूं एक्स्ट्रा लाड करें, लेकिन जहां पे बच्चे गलत हैं उनको समझाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज आप उनके साथ कोई अच्छा काम नहीं करें, ज्यादती करें, घूम के उनके सामने आएगी, आपके सामने आएगी। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल प्रोग्राम में आने के लिए और हमेशा की तरह इस बार भी बेहतरीन बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही जैसा कि हमने एक मैसेज दिया कि अपने बच्चों की तरबियत इतनी खास करें कि जब भी उनको कोई खास लोग मिलें तो उनसे जाकर वो प्यार से मिले, ना कि इस नज़रों से उनको देखें कि वो अगले भी फील